हाय दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। ये टॉपिक CSIR, UGC नेट, गेट, IIT जैम, JNU कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक के बारे में आपको जानकारी हासिल करना ही है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और क्वेश्चंस पूछा जाता है ये टॉपिक से। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं ये प्रोसेस क्या होता है, और ये वीडियो को अंत तक देखिए जानने के लिए कि ये प्रोसेस किसके बारे में इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस काफ़ी कॉन्फ्यूजिंग है, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास इसको ऐसे प्रेजेंट करो ताकि ये बहुत ही आसान लगने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एक्चुअली एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक मतलब तोड़ना, जिससे क्या तोड़ा जाता है? फैट तोड़ के क्या बनता है? एसिटाइल कोए। सो बेसिकली फैट तोड़ के एसिटाइल कोए बनाने का प्रोसेस को ही बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सो नेचर ऑफ द रिएक्शन इज कैटाबॉलिक, राइट। तो देख लेते हैं कि कोई सा भी हम बायोकेमिस्ट्री का रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ पे हो रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों को जानने के लिए। तो साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर टू सम एक्सटेंट पैरोक्सिसोम में भी हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे ये प्रोसेस होता है। पहले माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में सारे बीटा ऑक्सीडेशन करने का एंजाइम्स मौजूद है। बस एक ही प्रॉब्लम है, पहले फैटी एसिड को अंदर डालना पड़ेगा, उसके बाद फैटी एसिड तोड़ के एसिटाइल कोए बन सकता है। तो फैटी एसिटाइल कोए मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच चुका है। और इसी सिचुएशन में एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पामिटोइक कोए, जो कि पामिटोइक एसिड से डिराइव्ड है। 16 कार्बन एक एसिड है पामिटोइक एसिड, और बहुत ही अबंडेंट है ह्यूमन में। तो पामिटोइक एसिड सेवरल एंजाइमेटिक स्टेप के द्वारा अल्टीमेटली क्या बनेगा? एसिटाइल कोए बनेगा और मिरिस्टोइलिक कोए बनेगा। मतलब 16 कार्बन था, 14 कार्बन हो जाएगा और 2 कार्बन एसिटाइल कोए निकल जाएगा एक साइकिल में। ऐसे साइकिल बार बार रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये मिरिस्टाइल कोए ये भी एक फैटी एसाइल कोए है, इसके ऊपर भी बीटा ऑक्सीडेशन हो सकता है। और जो एंजाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ओवरऑल लर्निंग गोल रेडी कर लेते हैं। हमारा लर्निंग गोल है, हम लोग जानेंगे कहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। हम लोग जानेंगे अंडर व्हाट कंडीशन बीटा ऑक्सीडेशन इज फेवर्ड, मतलब कौन सा वाला मेटाबॉलिक सिचुएशन में बीटा ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, वो हमको अच्छे से जानना है। उसके बाद हम लोग जो जानेंगे कि व्हाट आर द एंजाइम्स, क्योंकि सारे बायोकेमिकल रिएक्शन हमारा बॉडी में एंजाइम ड्रिवन है। तो ये वाला बायोकेमिकल पाथवे में कौन सा वाला एंजाइम्स यूज होता है वो हम जान लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये पाथवे कैसे रेगुलेटेड होता है, क्योंकि ये पाथवे का तो जरूरत हमेशा नहीं है। जैसे कि फास्टेड स्टेट में इसका जरूरत है, लेकिन फेड स्टेट में ये जरूरत नहीं है। तो फेड स्टेट में कैसे ये पाथवे बंद रहता है, वो सारे बारे में भी हम लोग आज जान लेंगे। तो देख लेते हैं। देखो, फेड स्टेट या फास्टेड स्टेट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि फेड स्टेट में बॉडी में काफी ज्यादा ग्लूकोज रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है और एनर्जी रहता है। फास्टेड स्टेट में वो रहता नहीं है। जब फेड स्टेट में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है तब बॉडी सोचेगा कि अब एनाबॉलिज्म कर ले, मतलब चीजों को नया चीज बना ले, जैसे फैटी एसिड बना ले, डीएनए बना ले, प्रोटीन सिंथेसिस कर ले, ये सब चीज बॉडी सोचेगा। लेकिन इन फास्टेड स्टेट बॉडी के पास जब कुछ न्यूट्रिएंट नहीं है, न्यूट्रिएंट का घाटती है, इसी सिचुएशन में बॉडी सोचेगा कि जो बचा कुचा न्यूट्रिएंट है बॉडी में स्टोर्ड, उसको तोड़ के हम एनर्जी बनाएंगे बॉडी को चलाने के लिए, राइट। तो ये हमको समझना है। ऐसे ही फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म भी फेवर्ड होता है फास्टेड स्टेट में। फेड स्टेट में फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म फेवर्ड नहीं होता है, लेकिन हम देखेंगे फेड स्टेट में क्यों फेवर्ड नहीं होता है। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए। कोई भी सेल हो जाए, कोई भी सेल में कहां पे फैटी एसिड बायोसिंथेसिस होता है, हम लोगों ने देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइट, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। तो अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि फैटी एसिड्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में घुस नहीं सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन फैटी एसिड से इम्परमिएबल है। तो क्या हो जाता है
कि कोई भी फैटी एसिड इन दिस सिचुएशन वो होगा पामिटिक एसिड, राइट। तो पामिटिक एसिड कार्निटिन नाम का एक ट्रांसपोर्टर से जुड़ जाता है और कार्निटिन से जुड़ जाने के बाद वो कार्निटिन पामिटोइल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा वो ट्रांसफर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ट्रांसलोकेज चैनल के द्वारा। एंड जब वो अंदर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कार्निटिन पामिटोइल ट्रांसफरेज 2 है, वो पामिटोइल कोए को फ्री कर देता है और कार्निटिन को रिसाइकल बैक करके साइटोप्लाज्म में भेज देता है। तो पामिटोइल कोए अब क्या कर सकता है, पामिटोइल कोए अभी बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर सकता है, राइट। और सेवरल एंजाइमेटिक प्रोसेस से वो बीटा ऑक्सीडेशन करके एसिटाइल कोए जनरेट करेगा। नाउ ये जो एसिटाइल कोए जनरेट करेगा ये चला जाएगा आइदर क्रेब्स साइकिल में या फिर कीटोन बॉडी बायोजेनेसिस में। तो हम लोग देखते हैं उस प्रोसेस को, लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देख लेते हैं। ये आ गया हमारा पामिटोइल कोए जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। तो पामिटोइल कोए में आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखो जो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन है ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है ना। तो बीटा ऑक्सीडेशन मतलब बीटा कार्बन में बहुत सारा चेंजेस होगा। तो ध्यान में रखिए बीटा कार्बन में क्या क्या चेंजेस हो रहा है हर एक स्टेप पे। तो पामिटोइल कोए पहले ही स्टेप पे कन्वर्टेड हो जाएगा ट्रांस टू इनोइल कोए में। ट्रांस टू इनोइल कोए मतलब अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में हाइड्रोजन निकल जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कौन ट्रिगर करता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इन दिस सिचुएशन इट वुड बी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। एंड डिहाइड्रोजिनेशन मतलब ये एक ऑक्सीडेशन माना जा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर्स कम हो रहा है, राइट। और इसी सिचुएशन में FADH2 प्रोड्यूस होता है। अगले स्टेप में क्या होता है कि हाइड्रेशन होता है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है और इस स्टेप को ट्रिगर करता है इनोइल कोए हाइड्रेटेज। सो हाइड्रोक्सिलेशन तो हाइड्रेटेज ही करेगा, राइट। सो हाइड्रेशन होता है। जो भी हो रहा है देखो बीटा कार्बन पे हो रहा है और बीटा कार्बन पे सारे ऑक्सीडेटिव चेंजेस हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा। फिर से एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये जो अल्कोहल ग्रुप था वो बन जाएगा कीटो ग्रुप और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बन जाएगा वहां से वो होगा बीटा कीटो एसाइल कोए। बीटा कीटो एसाइल कोए अल्टीमेटली थायोलेज के द्वारा क्लीव होके बनाएगा एसिटाइल कोए एंड एसाइल कोए, इन दिस केस मिरिस्टोइल कोए। पॉइंट टू बी नोटेड, जब बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए से बीटा कीटो एसाइल कोए बन रहा है तब NADH का जनरेशन हो रहा है। तो ये पूरा बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे में FADH और NADH का जनरेशन हुआ। एक बार पाथवे चला तो एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH का जनरेशन हुआ। साथ ही साथ एक एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ और एसाइल कोए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ और लास्ट स्टेप ट्रिगर किया थायोलेज ने। ये जो एसाइल कोए है ये फर्दर रिएक्शन में यूटिलाइज्ड हो सकता है बीटा ऑक्सीडेशन के। तो बीटा ऑक्सीडेशन सेवरल साइकिल्स रन कर सकता है और अल्टीमेटली सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए वो दे देगा। तो हम लोग देखते हैं कितना साइकिल वो रन कर सकते हैं। बट आप लोगों ने ये अप्रिशिएट कर पाया कि बीटा कार्बन में ऑक्सीडेटिव चेंजेस आ गया, राइट, बीटा ऑक्सीडेशन में। तो अभी देखते हैं, ये है हमारा पामिटोइल कोए, राइट। पामिटोइल कोए से पहले राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में 14 कार्बन वाला एक कंपाउंड तैयार हुआ जो कि मिरिस्टाइल कोए है और क्या निकल गया एसिटाइल कोए। इसके बाद फिर से और एक राउंड होगा, 14 कार्बन से 12 कार्बन हो गया, फिर से निकल गया एसिटाइल कोए। अभी 12 कार्बन से 10, 10 से 8, 8 से 6, ऐसे हो के अल्टीमेटली पूरा फैटी एसिड चेन तोड़ के क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोए बन जाएगा। तो नेट रिएक्शन को हम लिखने का कोशिश करते हैं। तो अगर नेट रिएक्शन को हम लोग लिख लिए तो पामिटोइल कोए क्या बनाएगा, हमारा जो रिएक्टेंट था वो है पामिटोइल कोए प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑफ कोए FAD, NAD एंड H2O। अल्टीमेटली वो क्या किया, H2O यूज हुआ हाइड्रेशन के स्टेप में। अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए निकला, साथ ही साथ निकला 7 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 एंड 7 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। नाउ ये जो एसिटाइल कोए निकला 8 मॉलिक्यूल, मतलब देखो कार्बन का हिसाब करो तो ठीक हो गया, राइट, क्योंकि टोटल 16 कार्बन था और अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या हुआ 8 एसिटाइल कोए, मतलब 8 into 2 कार्बन दैट इज 16 कार्बन।
तो ऐसे ही हम लोगों को कार्बन का हिसाब तो समझ में आ गया। अभी ये जो FADH2 निकला, NADH2 निकला, इसका फेट क्या होगा तो वो देख लेते। तो अभी उसके पहले एक चीज बताना चाहता हूं मैं, ऐसे हम लोगों ने जो इंडिविजुअल एंजाइम्स देखा, ऐसे रियल लाइफ में होता नहीं है। रियल लाइफ में देयर इज अ बिग कॉम्प्लेक्स व्हिच इज नोन एज TFP और ट्राइफंक्शनल प्रोटीन। तो ये एक हेटेरोऑक्टेमर है, 4 अल्फा सब यूनिट और 4 बीटा सब यूनिट को लेके। अल्फा सब यूनिट में कुछ एक्टिविटीज है, बीटा सब यूनिट में कुछ एक्टिविटीज है। ये जो थायोलेज एक्टिविटीज है ये बीटा सब यूनिट में होता है, और अल्फा सब यूनिट में होता है हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेशन एक्टिविटी और हाइड्रेटेज एक्टिविटी। ये दोनों एक्टिविटी होता है अल्फा सब यूनिट में। तो ये एक बिग मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के जैसे काम करता है। तो उसके बाद हम लोगों ने अल्टीमेटली जो देखा कि एसिटाइल कोए तैयार हो रहा है ये रिएक्शन के बाद, मतलब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के बाद, और ढेर सारा NADH2 FADH2 जनरेट हो रहा है। पामिटोइल को ले लो तो 7 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 FADH2 जनरेट हो रहा है। सारे के सारे NADH2 और FADH2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स है। कहां पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से हाइड्रोजन पंप आउट होगा, हाइड्रोजन ग्रेडियंट और प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा। वही ग्रेडियंट यूटिलाइज्ड होगा ATP सिंथेसिस के द्वारा। और ATP सिंथेसिस क्या बनाएगा? ATP बनाएगा। तो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कितना सारा ATP प्रोड्यूस्ड होता है मानो कि पामिटोइल कोए में या फिर और कोई एक फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे में। ठीक है, और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है एसिटाइल कोए। तो एसिटाइल कोए का क्या होता है? एसिटाइल कोए चैनल्ड हो जाता है क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में भी बहुत सारा NADH FADH प्रोड्यूस्ड होता है, और वो भी चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अल्टीमेट गोल इज टू जनरेट ATP। तो अभी हम लोग अगर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के बारे में सोचेंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, माना कि इतना सारा एंजाइम्स है, लेकिन प्रोसेस देखो कितना सिंपल है। इसका अल्टीमेट गोल क्या है? इसका अल्टीमेट गोल है एसिटाइल कोए बनाना, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट में हम लोग को ATP मिलता है। और ये जरूरी है क्योंकि ये प्रोसेस और ये पाथवे तब भी होता है जब हमारा बॉडी में ATP नहीं होता है, राइट? बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी बनाना पड़ेगा, और ऐसे ही फैट तोड़ के बॉडी बना लेता है एनर्जी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करता है कि पेरोक्सिसोम में जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो कैसे डिफरेंट है माइटोकॉन्ड्रियल से। पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन एंड माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन दोनों सेम ही है लगभग, लेकिन एक डिफरेंस है। जो FADH2 प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ना जाके वो यूटिलाइज हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करने में। और आपको तो पता ही होगा क्योंकि पेरोक्सिसोम का की एस्पेक्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करना, राइट? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करने में ये मैकेनिज्म को पेरोक्सिसोम यूज कर लेता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ये प्रोसेस कैसे रेगुलेटेड है। ये प्रोसेस रेगुलेशन है कार्निटिन शटल सिस्टम के द्वारा। अलग से हम एक कार्निटिन शटल सिस्टम का वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये वीडियो में देख लीजिए कार्निटिन शटल सिस्टम कैसे हार्मोनली रेगुलेटेड होता है। तो कार्निटिन शटल सिस्टम का एक इनहिबिटर है जो है मैलोनाइल कोए। अभी मैलोनाइल कोए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, क्योंकि मैलोनाइल कोए एक तो कार्निटिन शटल सिस्टम को इनहिबिट कर देता है, दूसरा मैलोनाइल कोए इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। तो मान लीजिए कि अभी बॉडी का फेड स्टेट है। फेड स्टेट मतलब बॉडी में अभी काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसी स्थिति में एसिटाइल कोए जो कि साइटोप्लाज्म में है वो बनाएगा मैलोनाइल कोए। मैलोनाइल कोए क्या करेगा? मैलोनाइल कोए इनहिबिट कर देगा पामिटोइल कार्निटिन ट्रांसफरेज को। अभी ये प्रोसेस को कौन ऑगमेंट करता है? एसाइल कोए कार्बोक्सिलेज, जो कि ट्रिगर्ड है इंसुलिन के द्वारा। और आपको पता है जब बॉडी में बहुत एनर्जी है, बहुत ज्यादा शुगर है, इंसुलिन लेवल भी हाई है। फेड स्टेट में इंसुलिन लेवल हाई होता है, तो इंसुलिन लेवल रेगुलेट कर लेता है ये प्रोसेस को। सो फेड स्टेट में इंसुलिन प्रिवेंट करता है फैटी एसिड का डिग्रेडेशन को, रादर वो प्रेफर करता है फैटी एसिड का प्रोडक्शन को, बायोसिंथेसिस को वो फेवर करता है। कैसे फेवर करता है बायोसिंथेसिस को? ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करके। तो अभी हम लोगों को पता चल गया कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसे प्रिवेंटेड है। फेड स्टेट में बीटा ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाता है क्योंकि मैलोनाइल कोए कार्निटिन शटल सिस्टम को ही इनएक्टिवेट कर देता है। तो अभी ये हमको पता चल गया। अभी हम बात करेंगे थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल की,
और ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन के बारे में जान लेंगे। तो जब हमारा बॉडी स्टार्व स्टेट से गुजर रहा है, बॉडी में क्या किसका कमी है? एनर्जी का। मतलब एटीपी लेवल बहुत ही कम है, रादर एएमपी लेवल ज्यादा है। इसी स्थिति में बॉडी क्या देखेगा? एएमपी वर्सेस एटीपी रेशियो। और ये रेशियो कौन मॉनिटर करता है? कोई मॉलिक्यूलर लेवल का सेंसर, जैसे कि एएमपी काइनेज। एएमपी काइनेज एक काइनेज है जो कि मास्टर रेगुलेटर ऑफ कैटाबॉलिज्म है, और जो किसके वजह से काम करता है? एएमपी और एटीपी रेशियो के वजह से काम करता है। एएमपी और एटीपी रेशियो जब भी ग्रेटर देन 1 हो जाता है, मतलब एटीपी लेवल जब भी कम हो जाता है, ये काइनेज एक्टिवेटेड हो जाता है। ये काइनेज दो चीज करता है। ये काइनेज पहले ही कॉम्प्लिकेटेड पाथवे से एनाबॉलिज्म का मास्टर रेगुलेटर एमटोर को ब्लॉक कर देता है, और दूसरी तरफ ये क्या करता है? पीजीसी1 अल्फा को एक्टिवेट करता है। पीजीसी1 अल्फा एक इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि पीपीआरए अल्फा को एक्टिवेट करता है। पीपीआर अल्फा एक न्यूक्लियर रिसेप्टर है, ये पैरोक्सिसोमल प्रोलिफरेशन फैक्टर अल्फा। सो ये पैरोक्सिसोमल प्रोलिफरेशन फैक्टर क्या करता है? बहुत सारा जीन को एक्सप्रेस करता है, जैसा कि सारे फैटी एसिड ब्रेकडाउन का एंजाइम्स को, बीटा ऑक्सीडेशन का एंजाइम्स को ये प्रोड्यूस करता है। तो अभी हम लोग दिस मेक अ लॉट ऑफ सेंस ना, क्योंकि जब एटीपी लेवल कम है तब बीटा ऑक्सीडेशन का एंजाइम और भी प्रोड्यूस्ड होना जरूरी है, राइट? और ये मॉलिक्यूलर लेवल में कौन तैयार करता है? एटीपी एएमपी रेशियो, जो कि एक्चुअली सेंस्ड होता है वाया एएमपी काइनेज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो, हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम लोग तो तब सेविंग्स करने के बारे में सोचेंगे नहीं, बल्कि हमारे पास जो सेविंग्स है उसको तोड़ के हम कोशिश करेंगे अपना बिल को पे करने के लिए, राइट? और हम लोग क्या करेंगे? सेविंग्स करना बंद कर देंगे उसी स्थिति में, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है चलाने लायक, तो सेविंग्स कैसे करेंगे? सेम सिचुएशन है बॉडी के बारे में। बॉडी के पास जब एनर्जी नहीं है तब बॉडी एनाबॉलिज्म कैसे करेगा? एनाबॉलिज्म मतलब सेविंग्स जैसा होता है। तो बॉडी सारा एनाबॉलिज्म बंद कर देगा, रादर बॉडी फोकस करेगा कैटाबॉलिज्म के ऊपर, ताकि बॉडी ज्यादा एटीपी बना सकता है, राइट? और बॉडी जितना स्टोर्ड रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करके एनर्जी बनाएगा। ऐसे ही एक प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन, जहां पे फैट तोड़ के बॉडी ने एनर्जी बना लिया, और कौन सा स्टेट में? फास्टेड स्टेट में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज इसको शेयर करना, लाइक, और मेरा चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। Please press the bell icon to get notification whenever I post something. So I hope you like this video. Thank you.